जलियांवाला बाग, द अनटोल्ड स्टोरी। 13 अप्रैल 1919। पूरा देश उस दिन बैसाखी मना रहा था। खेतों में फसलें तैयार थीं। लोगों के मन में नई उम्मीदें जगी हुई थीं। अमृतसर के कई लोग दर्शन के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे, आने वाले साल के लिए वाहे गुरु जी की कृपा मांगने और उस जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करने जो उन सब ने बड़ी मेहनत से सवारी थी। माथा टेकने के बाद कई लोग पास के गार्डन में इकट्ठा हुए। उस गार्डन में जहां बच्चे खेल रहे थे, औरतों के चेहरे पर खुशी थी और हाथों में प्रसाद था। बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक्त देश में बहुत टेंशन का माहौल था। एक्चुअली मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रॉलेट एक्ट जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी टाइप की पॉलिटिकल रैली या बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी। सिर्फ शक के बेसिस पे पुलिस किसी को भी जेल में डाल सकती थी और ना उन्हें कोई अपील करने का मौका मिलता था और ना ही कोई कानूनी ट्रायल। पूरे देश में ब्रिटिश पुलिस ने ऐसे कई लोगों को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। अमृतसर में भी बाकी शहरों की तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहे थे। पर जब 10 अप्रैल 1919 में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट पर ब्रिटिशर्स ने फायरिंग करवाई तो जनता का गुस्सा बढ़ गया। इसलिए फैसला लिया गया कि बैसाखी वाले दिन एक बड़ी भीड़ मिलकर शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। उस दिन जलियांवाला बाग में कुछ प्रोटेस्ट करने आए थे और कुछ बस बैसाखी की बधाइयां बांटने। उन्हें क्या पता था कि उस सुंदर बाग की खुशबू वाली मिट्टी लाल होने वाली है, वो भी उन्हीं के खून से। शाम बस ढल रही थी जब एकदम से ब्रिटिश आर्मी जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। डायर और उसके सिपाही बाग के अंदर घुसे और भीड़ के सामने एक लाइन में खड़े हो गए। बाग से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ 2 पतली गलियां, और वो भी उन सिपाहियों ने ब्लॉक कर दी थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। ना कोई आवाज हुई और ना कोई वार्निंग दी गई। डायर ने बस एक हाथ उठाया और कहा, फायर! और उसके सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन सिपाहियों ने कोई फर्क नहीं किया कि सामने औरत है या बच्चा, जवान है या बूढ़ा। कोई पेड़ के पीछे छुप गया, कोई दीवार से चिपक गया, कोई अपने बच्चों को बाहों में लेकर जमीन पर गिर गया। पर मौत उन सब तक पहुंचे बिना रुकी नहीं। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। पल भर में जलियांवाला बाग एक लाशों का ढेर बन गया। इस हादसे का जख्म सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को छन्नी कर दिया था। पर इस खून से भरी मिट्टी में एक ऐसी दहाड़ थी जिसे अंग्रेज चाह कर भी अनसुना नहीं कर पाए। अंग्रेजों की वाइसरॉय के काउंसिल के इकलौते इंडियन मेंबर सी शंकरन नायर ने जब जलियांवाला बाग की खबर सुनी तो उनका खून खौल गया। शंकरन ने मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की थी और 1880 के दौरान मद्रास हाई कोर्ट में वकालत से अपने करियर की शुरुआत की थी। देखते ही देखते शंकरन अपने वक्त के सबसे ब्रिलियंट इंडिपेंडेंट लॉयर्स में से गिने जाने लगे। वो जेंडर इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। इसी कारण वो मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि ब्रिटिशर्स को भी कई बार उनकी बात माननी पड़ती थी। इसी के चलते 1915 में उन्हें वाइसरॉयज काउंसिल में अपॉइंट किया गया। लेकिन फिर आई 1919 की वो काली खूनी शाम। बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में कई निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 380 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन माना जाता था कि असलियत में ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस घटना को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ और प्रेस सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दी, जिसके चलते ना ही कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता था और ना ही इसके बारे में कोई भी खबर छाप सकता था। जलियांवाला बाग के उस हादसे के बाद शंकरन ब्रिटिश सरकार के साथ और काम नहीं कर पा रहे थे
शंकरन एक ऐसी पोजीशन में थे जो उस जमाने में किसी भी इंडियन के लिए हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी। पर जुलाई 1919 में उन्होंने वाइसरॉयज काउंसिल से रिजाइन कर दिया। अपनी रेजिग्नेशन के बाद शंकरन ने 1922 में एक बुक लिखी, गांधी एंड एनार्की। इस बुक में उन्होंने गांधी के तरीकों के अगेंस्ट लिखा, पर उसके साथ साथ माइकल ओडायर, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसके बारे में भी खुलकर लिखा। शंकरन ने बताया कि कैसे माइकल ओडायर ने जनरल डायर को पूरा सपोर्ट किया और पंजाब में अपनी पावर का अब्यूज किया। जहां एक तरफ कुछ इंडियंस इस बुक को बहुत अच्छा बता रहे थे, तो कुछ इंडियंस इसके खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में बैठे माइकल ओडायर का मानना था कि उस किताब ने उन्हें डिफेम किया है और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के चलते माइकल ओडायर ने शंकरन पर मानहानि का दावा करते हुए शंकरन को सू कर दिया। पर शंकरन अपने स्टैंड से हिले नहीं और एक केस लड़ने का फैसला किया। इस कोर्ट की हेयरिंग किंग्स कोर्ट लंदन में थी। शंकरन ब्रिटिश कोर्टरूम में ब्रिटिश लॉयर्स के अगेंस्ट ब्रिटिश जूरी के ही सामने ये केस लड़ने वाले थे। इसलिए वो जानते थे कि शायद ये फैसला उनके फेवर में नहीं आने वाला। पर उनका मकसद सिर्फ ये केस जीतना नहीं था। ये केस 5 हफ्तों तक चला और हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग केसेस में से एक बना। पर जैसा शंकरन ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत अच्छे से केस लड़ने के बावजूद भी शंकरन को सपोर्ट नहीं मिला। 12 में से 11 जूरी मेंबर्स ने ओडायर के फेवर में अपना फैसला सुनाया। शंकरन के मुताबिक ये सच्चाई की जूरी का डिसीजन यूनानिमस नहीं था, ये भी एक जीत थी। शंकरन इस केस के जरिए पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग और ब्रिटिशर्स के टॉर्चर और बेरहमी के बारे में बताना चाहते थे। और जब दुनिया भर में इस केस के बारे में बात फैली तो उनका मकसद पूरा हुआ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि या तो शंकरन ओडायर से माफी मांगे या 7,500 पाउंड्स का फाइन भरें। उस जमाने में ये रकम बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी शंकरन ने माफी नहीं मांगी और वो फाइन पे किया। भले ही शंकरन केस हार गए हों, लेकिन वो सैकड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत चुके थे। जलियांवाला बाग आज एक मेमोरियल, एक श्रद्धांजलि की जगह है। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो एक बार जलियांवाला बाग जरूर जाइएगा। आज भी वहां दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। वो कुआं दिखेगा जिसमें अपनी जान बचाने के लिए कई लोग कूदे। इस हादसे को अब 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर आज भी जलियांवाला बाग के घाव भरे नहीं हैं और शायद कभी भरेंगे भी नहीं। ये वीडियो हमारी तरफ से उन सभी को ट्रिब्यूट है जिन्होंने जलियांवाला बाग हादसे में अपनी जान खोई। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जलियांवाला बाग के सच का पता लगे।